एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका फाइनली लास्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 14, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो यस गाइस, फाइनली वी केम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोगों ने देखा भाई कितना बड़ा ये चैप्टर था ना, कितना बड़ा चैप्टर था भाई, ये कितनी सारी चीज़ें थी इसके अंदर में। हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव है, रेजोनेंस है, इलेक्ट्रोमेरिक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, कितने सारे इफेक्ट थे, कितने सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर थे, अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप थे, उनके कुछ रिएक्शंस भी थे, कुछ लोगों के स्ट्रक्चर्स भी थे, कितनी सारी चीज़ें थी भाई ये चैप्टर में। इसको चैप्टर को ख़त्म करना तो बहुत ही मुश्किल था, फिर भी हम लोगों ने एकदम बेस्ट वे में सारे के सारे पार्ट्स को डिस्कस किया, सारे के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, जितना भी आपके वो सॉल्व वाले प्रॉब्लम्स थे उनको भी डिस्कस किया, कुछ मैंने एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी आपके सामने लाए और कंसेप्ट को एकदम बेस्ट वे से समझाने की कोशिश की। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं अपना लास्ट वाला पार्ट इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने इस लास्ट वाले पार्ट को। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। हम लोगों ने ये देखा था कि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है उससे मॉलिक्यूल के अंदर में पोलैरिटी आती है, प्लस माइनस चार्जेस आते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि रेजोनेंस इफेक्ट के टोटल 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका प्लस आर इफेक्ट और एक होता है आपका माइनस आर इफेक्ट। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लस आर का मतलब होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और माइनस आर का मतलब होता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट मतलब वो जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आते हैं और नेगेटिव रेजोनेंस मतलब वो जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं। याद है भाई सभी को? आई होप सभी को ये वाली चीज़ याद होगी। तो चलिए आज हम लोग ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले लास्ट क्लास से टेंशन मत लो, आज पूरा क्लास में आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। जो आपका पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, और जो आपका सेकंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पार्ट को एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए भाई, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका रेजोनेंस इफेक्ट। देखो ये इफेक्ट हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देख लिया था और टाइप्स भी लास्ट वाले क्लास में देखे थे, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किए थे। कुछ लोगों को लगा होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही छोड़ दिया। अरे भाई ऐसा टेंशन नहीं लेने का, अपन सब पार्ट लेंगे। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं रहेगा जो हम लोग छोड़ेंगे, सारे पार्ट हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो टफ हो चाहे वो ईजी हो। ठीक है भाई, चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। बहुत सारे लोगों का वीकर पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रेजोनेंस स्ट्रक्चर अभी भी ड्रॉ करना नहीं आता। नहीं आता तो नहीं आता, टेंशन लेने की क्या बात है, अभी आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से देखो। तो अभी हम लोग देख रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सबसे काम की चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना भाई, वो रहेगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अब सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन से ग्रुप आते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन से ग्रुप आते हैं। ये वाले ग्रुप का चार्ट ऑलरेडी मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको फ्रेम करवा के दे दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी तो मुझे वो चार्ट लगेगा आपको समझाने के लिए। तो भले ही वो चार्ट मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था, लेकिन फिर से एक बार उस चार्ट को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ, सो दैट आपको वो चीज़ में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो भी ग्रुप्स रहते हैं वो देखो कौन से रहते हैं। NH2 रहते हैं, OH रहते हैं, OR रहता है, NHR रहता है, NR2 रहता है। इसके अलावा रहता है अल्किल ग्रुप, सारे के सारे आपके अल्किल ग्रुप भी रहते हैं। तो इस तरीके से OH माइनस आयन भी रहता है। तो ये सब जो रहते हैं ना, ये सारे के सारे हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको ये भी समझाया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम लोग कौन से ट्रिक से याद रख सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है।
याद करो भाई लास्ट वाले क्लास को। और जो लोगों ने लास्ट वाला क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे लोग एक बार लास्ट वाले क्लास को जाके देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना है ना, क्योंकि बिल्कुल उसी के कंटिन्यूशन में जो भी आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं उसमें देखो कौन से ग्रुप आते हैं। उसमें आता है आपका नाइट्रो ग्रुप, उसमें आता है आपका एसिड ग्रुप, उसमें आता है आपका अल्डेहाइड ग्रुप, उसमें आता है आपका कीटोन ग्रुप, ठीक है, उसमें आता है ईस्टर ग्रुप, उसमें आता है आपका एसिड हैलाइड ग्रुप, ठीक है, उसमें आता है आपका साइनाइड ग्रुप। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी वो ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में एक खास बात होती है कि ऐसे ग्रुप जिनमें लोन पेयर होती है, इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर होती है, या तो जिनमें नेगेटिव चार्ज आता है, वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर रहते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपके ऐसे ग्रुप आते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये ट्रिक ऑलरेडी मैंने लास्ट वाली क्लास में बताई थी, फिर भी मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में वो ग्रुप आते हैं जिनमें आपका लोन पेयर होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में वो ग्रुप आते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है या जिनमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं अपने जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको। तो हम लोग अभी देख रहे हैं भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। तो अभी हम लोग एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कैसे क्या हम लोग एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए भाई देखते हैं, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे तो आज के बाद कभी भी किसी को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आ जाओ भाई इधर, सभी लोग यहाँ पे आएंगे एकदम बेस्ट वे में, ठीक है भाई। सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। कभी भी अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है तो एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले ही ऐसे हेक्सागोन सभी लोग ड्रॉ कर लो। ऐसा नहीं कि जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तभी मैं हेक्सागोन ड्रॉ करूँगा। अगर आप वैसा करते हो तो ऐसे केस में आप भूल जाएंगे कि कौन से कहाँ पे आपको मूव करना था इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए पहले ही सारे के सारे सर्कुलर फॉर्म में हेक्सागोनल जो है, सर्कुलर फॉर्म में नहीं साइक्लिक फॉर्म में सारे के सारे हेक्सागोनल शेप को आप ड्रॉ कर लो, तो उससे आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग करते जाएंगे, साथ में करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि बाद में करूँगा आराम से, तो वैसा फिर आपको डिफ़िकल्ट जाएगा। तो पहले ही इस तरीके से उसको ड्रॉ करो। ये सबसे फर्स्ट बेसिक थिंग है जो आपको याद रखनी है। अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे जो ग्रुप अटैच कर रही हूँ ना वो है मेरा NH2 ग्रुप। मैं यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप अटैच कर रही हूँ। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है, ये जो NH2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना तो बड़ा ही आसान है, लेकिन सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है, अगर आपको पहचानते ही नहीं आता कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप सब लोग ड्रॉ तो करेंगे, बट पता है कैसा? गलत। ड्रॉ तो सभी करने वाले भाई, लेकिन कुछ ही लोग एब्सोल्युटली करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और कुछ लोग बाकी सारे लोग तो भाई ऐसी गलत स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि सबसे पहले तो आप ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लो कि वो वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या वो वाला जो ग्रुप है वो है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ध्यान से देखो भाई, NH2 ग्रुप कौन से लिस्ट में आ रहा है? इसमें आ रहा है क्या कहीं पे NH2? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप आपको दिख रहा है। मतलब ये जो NH2 ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। NH2 ग्रुप जो है ना वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब वो ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है। नाम ही क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। समझे या नहीं समझे? इधर आ जाओ, जल्दी से इधर आ जाओ। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग। NH2 है, NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आता है भाई। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अरे डोनेट ही तो करेगा ना, नाम ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेगा ना भाई। इधर आओ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, भूलना नहीं। इधर आओ, देखो यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों आया? अरे अभी के अभी भूल गए, अभी बताया ना,
NH2 ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डोनेट किया। समझे ना? चलिए आगे आएंगे। एक समय पे दो चीज़ों का आप मूवमेंट कराते हो, एक इसका करवाया, अब ये वाला इधर आएगा। एक समय पे दो लोग मूव करते, बस इतना याद रखो। एक समय पे दो लोग हलेंगे, एक समय पे दो लोग मूव करेंगे, एक समय पे दो लोग मूव करेंगे, ये सबसे काम की चीज़ है। अब ये वाला लोन पेयर इधर से इधर आए तो ये वाला इधर से इधर जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से। ये वाला लोन पेयर आपका इधर से इधर आया। इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है भाई वो। तो यहाँ पे पहले तो आपका सिंगल बॉन्ड था, तो अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा? जल्दी से बता दो भाई। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ध्यान से देखना। इसका रीज़न यहाँ पे ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर में आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ना, तो ये सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन यहाँ पे डबल बॉन्ड में हो जाएगा। ये है आपका नाइट्रोजन और ये है दो हाइड्रोजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर से इधर जा रहा है। ये वाला डबल बॉन्ड का मूवमेंट इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल में हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। फिर से एक बार सुन लो, फिर से सुनो। यहाँ पे जो आपका NH2 ग्रुप है ना, ये NH2 ग्रुप है भाई आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे जो आपका ये वाला NH2 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नाम में ही डोनेटिंग आता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? दान करेंगे। ठीक है, तो देखो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाया, क्योंकि उसके नाम में ही था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर डोनेट करवाया ना, तो यहाँ पे आपके सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो गया? डबल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड जो था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो ना, तो अभी नाइट्रोजन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए? 1, 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, मतलब उसने जो 2 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बनाया और 2 बॉन्ड यहाँ पे बनाया। नाइट्रोजन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड यहाँ पे। देखो भाई ध्यान देना, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है ना, वो 3 होती है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया। अगर नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी को एक्सीड कर जाता है, वैलेंसी तो 3 है, लेकिन यहाँ पे उसने 4 बॉन्ड बनाया, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, याद रखना, नाइट्रोजन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, 1, 2, 3, 4, है ना, जबकि उसकी वैलेंसी 3 थी, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। चलो आगे बढ़ते। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये इधर से इधर गया, है ना, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। सोचने की बात है ना, अगर एक तरफ प्लस है तो दूसरे तरफ चार्ज कौन सा रहेगा भाई? जल्दी बता दो, माइनस ही तो रहेगा। अब जरा इधर देखो, क्या आपने ये दोनों बॉन्ड को हाथ लगाया? अरे बाबा नहीं रे बाबा नहीं। क्या आपने ये दोनों बॉन्ड को टच भी किया? नहीं रे बाबा नहीं किया ना। तो ये दोनों बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे ना। समझे या नहीं समझे? जल्दी से बता दो भाई, सभी लोग मुझे जल्दी से बता दो, समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आया, एक ही डिटेल में समझाऊंगी, पूरा समझ में आ जाएगा। ये वाला जब इधर से इधर आया, तो ये वाला इधर से इधर गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये दोनों को आपने हाथ भी नहीं लगाया, तो ये दोनों एज इट इज। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो अब क्या होगा, ध्यान से देखना। जब ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा ना, इधर से इधर, तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर से इधर जाएगा। बस घुमाते जाना है। और एक समय पे कितने लोगों को घुमाएंगे? 1, 2। एक समय पे कितने लोगों को घुमाएंगे? 1, 2। एक समय में कितने लोगों को घुमाएंगे? 2 लोगों को भाई। देखो इधर, एक बार इसको घुमाया, एक बार इसको घुमाया। ये वाली चीज़ को क्या आपने हाथ लगाया? तो इसको एज इट इज़ पहले लिख दो, क्योंकि आपने ये वाली चीज़ को तो टच भी नहीं किया, ये तो एज इट इज़ है ना अभी। क्या आपने ये वाले बॉन्ड को हाथ लगाया? क्या आपने ये वाले बॉन्ड को टच किया? नहीं, तो ये भी एज इट इज़ है। तो सबसे पहले आपने यहाँ ये देखा कि आपने ना तो ये बॉन्ड को हाथ लगाया, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ लिखा, ना तो आपने ये वाले बॉन्ड को हाथ लगाया, इसलिए मैंने इसको भी एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है ना वो इधर से इधर जा रहा है।
आपका ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो जाएगा। अब ज़रा इधर देखो, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड आपका इधर से ये वाले कार्बन पर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सोचने की बात है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे तो उसका उल्टा नेगेटिव चार्ज ही आएगा ना, कोई और चार्ज थोड़ी आएगा भाई। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव इधर से इधर आया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया, और जब ये डबल बॉन्ड इधर से इधर गया तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर से इधर आएगा। हमेशा कितने लोगों का मूवमेंट कराएंगे? 1 2, समझ गए ना। ये वाला नेगेटिव चार्ज जब इधर से इधर जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर से इधर जाएगा। ध्यान से देखना, क्या आपने अभी इस बॉन्ड को हाथ लगाया? ये इसको टच किया? नहीं रे बाबा, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा ना, क्योंकि आपने इस बॉन्ड को तो टच भी नहीं किया, इस बॉन्ड को तो हाथ भी नहीं लगाया, ये एज इट इज रहेगा। ये वाला डबल बॉन्ड भी आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि आपने ये बॉन्ड को भी टच नहीं किया है। अब जरा इधर देखो, ध्यान से देखना, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है। पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब नेगेटिव चार्ज ने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट किया, तो ये सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। समझ गए ना भाई, इस नेगेटिव चार्ज ने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट किया, तो ये सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो जो रिंग पे चार्ज रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा ना, उसका उल्टा। तो जब ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आया तो ये सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो गया, और ये वाले डबल बॉन्ड जब इधर से इधर गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। अब देखो लास्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखना, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा। समझ में आया? ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा। ध्यान से देखना, क्या आपने इस बॉन्ड को टच किया? क्या आपने इस बॉन्ड को हाथ लगाया? नहीं, तो ये एज इट इज है। ध्यान से देखो भाई, क्या आपने इस बॉन्ड को टच किया? क्या आपने इस बॉन्ड को हाथ लगाया? नहीं, तो ये भी एज इट इज है। तो जो पहले एज इट इज है पहले उनको लिख लो, मतलब अपना टेंशन और भी कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है मतलब। अब जरा इधर देखो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आ रहा है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आ रहा है, तो आपके सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। समझे या नहीं समझे? क्योंकि ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आया तो सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, और देखो क्या होता है भाई, ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है वो इधर से इधर जा रहा है ना। तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया होगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। ये वाला जो था नेगेटिव जब इधर से इधर आया तो यहाँ पे सिंगल का डबल बॉन्ड बन गया। उसी के बाजू में क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। तो आप लोगों ने देखो क्या ऑब्जर्व किया, ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना डबल बॉन्ड वाला, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ऐसे, तो इसलिए ये डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में हो गया। अब देखो आगे का पार्ट और क्या है। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, ये नाइट्रोजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, पॉजिटिव कहाँ गया? मुझे तो कुछ समझा ही नहीं। सुनो, मैं आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखना। जब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुआ, तो ये डबल बॉन्ड का तो सिंगल बॉन्ड बन गया। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, ऑलरेडी इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो पहले से था, और जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव हुए तो नेगेटिव चार्ज भी आ गया। ध्यान से देखना, आई होप आधे लोगों को क्लिक हो गया होगा। जब ये ऊपर की तरफ मूव हुआ ना, तो यहाँ पे प्लस तो पहले से था और नेगेटिव भी आ गया, तो प्लस और माइनस जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ में नलीफाइड हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे कोई भी आपका चार्ज नहीं आता। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जैसा आपका पहला वाला स्ट्रक्चर है, बिल्कुल लास्ट वाला स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। इसलिए अब आपको आगे बढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सेम एज दैट ऑफ द लास्ट स्ट्रक्चर। तो ये हुए आपके सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या सारे के सारे रेजोनेटिंग फॉर्म्स ऑफ एनिलीन। और एनिलीन के अंदर में जो भी आपका NH2 ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है? ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए उसका नाम भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया।
बस एक समय पे 2 एरो को रखते चलना है, इसको इधर, इसको इधर, फिर इसको इधर, इसको इधर, फिर इसको इधर, इसको इधर, फिर इसको इधर, इसको इधर, बस हो गया। तो एक समय पे 2 एरो का मूवमेंट आप कराएंगे, ठीक है। तो पहले ही आप लोग साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो, फिर जब आप लोग डबल बॉन्ड का मूवमेंट करा रहे हो तो वो भी चीज़ याद रखना, ऐसे कुछ डबल बॉन्ड्स रहेंगे जिनको आप टच नहीं करते हो, तो पहले उनको लिख दो, तो अपना आधा टेंशन वैसे ही कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद में अपन कर सकते हैं, ठीक है भाई। जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, और ये एक बार में नहीं समझता, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। हम लोग देख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो इसी को हम लोग जो जनरल देख रहे हैं वो है नाइट्रोबेंजीन। हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं नाइट्रोबेंजीन को ड्रॉ करती हूँ। चलो ध्यान से देखना, सभी लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर आप बात करते हैं नाइट्रो ग्रुप की, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्योंकि अगर वही नहीं पता रहेगा तो कहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे भाई, येस और नो, जल्दी से बता दो। चलो देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से। अरे नहीं रे बाबा, कहीं पे भी मुझे नाइट्रो ग्रुप नहीं दिख रहा है। चलो इधर आ जाओ, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे आपको कहीं पे नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है? हाँ, मुझे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है। सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जल्दी से देखो भाई, मुझे तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है। ये सारे के सारे ग्रुप कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई। मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचते हैं, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, वो ग्रुप का नाम क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप जो है ना, आपका जो भी NO2 ग्रुप है ना, वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचते हैं, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ विड्रॉ करते हैं, आप लोग उनको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझे या नहीं समझे? चलो सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका जो ये वाला ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। चलो फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले ऐसे हेक्सागोन वाले शेप को ड्रॉ कर लो। इससे अपना काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपने ये शेप को ड्रॉ नहीं किया ना, तो आपको बाद में ड्रॉ करते करते करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, इसीलिए पहले ही उसको आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। अंदाजे से 3-4 निकाले ना, बाद में वो लगता है तो फिर एज पर द रिक्वायरमेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। चलो अब इधर आ जाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं इसको नीचे लेके आऊँगा फिर ऐसे ऐसे घुमाऊँगा। अरे भाई पहले ये तो सुनो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता था, जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एनिलीन को देखा, उसमें NH2 ग्रुप था, उसके पास लोन पेयर थे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्योंकि नाम में ही डोनेटिंग आ रहा था, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था। लेकिन ये जो ग्रुप है ना, ये आपका NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग मतलब वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचने वाला है, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ विड्रॉ करने वाला है, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझे या नहीं समझे? तो अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बार बार बोल रही हूँ, खुद की तरफ खींचने वाला है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए यहाँ पे ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। एरो का डायरेक्शन देखो ज़रा। आधे से ज़्यादा लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते इसलिए नहीं आते क्योंकि वो डायरेक्टली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाते, पहले उनको पता ही नहीं रहता डोनेटिंग कौन से, विड्रॉइंग कौन से। लेकिन भाई आप सब लोगों को समझ गया ना, ये विड्रॉइंग है, विड्रॉ करेंगे, बार बार बोलूँगी, खींचेंगे अपनी तरफ, इसलिए उसने खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, डोनेट नहीं किया। अगर वो डोनेटिंग रहता था तो वो डोनेट करता था नीचे की तरफ, लेकिन ये विड्रॉइंग है, खुद की तरफ खींचेगा, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचा। समझ गए ना? डोनेट नहीं किया, क्योंकि नाम क्या है? विड्रॉइंग। जैसे लोगों के नाम वैसे ही काम। मांगने वाले लोग हमेशा मांगते रहते, कभी दूसरों को देते नहीं, तो ये वैसे ही टाइप के ग्रुप है। अब देखो क्या होगा जब ये इधर आया, ध्यान से देखना भाई, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन वाला चार्ज, ध्यान से देखना, ये है नाइट्रोजन। जब ये इधर आया ना, तो ये वाला इधर जाएगा, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। जब ये वाला इधर गया तो ये वाला इधर गया। आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये ऊपर क्यों गया,
क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं, इसलिए ये ऊपर गया, ये उधर गया। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ये वाली चीज़ को क्या आपने हाथ लगाया? नहीं। क्या ये वाली चीज़ को आपने टच किया? नहीं। तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि आपने इस चीज़ को टच भी नहीं किया, इस बॉन्ड को हाथ भी नहीं लगाया, इसलिए इसको एज इट इज़। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है भाई? ध्यान से सुनो। ये वाला डबल बॉन्ड जब इधर से इधर जाएगा ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ज़रा इधर देखो, ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो विड्रॉ कर रहा है। जब ये डबल बॉन्ड इधर से इधर जाएगा, जब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। और नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है ना, नाइट्रोजन की वैलेंसी हमेशा 3 होती है, बट यहाँ पे उसने कितने बॉन्ड बना लिए? 1 2 3 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्सीड हो गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ गई, होनी 3 चाहिए थी बट हो 4 गई, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब ज़रा इधर ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। जब ये यहाँ से इधर गया, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया ना, ये इधर से इधर गया, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। तो जब इसने अपना डबल बॉन्ड इसको दिया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बन गया। और जब ये यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा भाई। यहाँ पे आपका प्लस साइन आ जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आया। क्या आपने ये बॉन्ड को हाथ लगाया? नहीं। क्या आपने ये बॉन्ड को टच किया? अरे नहीं रे बाबा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्या आपने ये बॉन्ड को हाथ लगाया? नहीं। टच किया? नहीं। तो ये भी एज इट इज आएगा। अब देखो और क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये वाला इधर से इधर जाएगा, ध्यान से देखो, ये वाला आपका इधर से इधर जाएगा, तो देखो क्या होगा। क्या आपने इस चीज़ को अभी हाथ लगाया? नहीं। तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज़। नाइट्रोजन को भी हाथ नहीं लगाया। क्या इस बॉन्ड को हाथ लगाया? नहीं रे बाबा, तो ये भी एज इट इज़। क्या इस बॉन्ड को हाथ लगाया? नहीं। तो ये भी एज इट इज़। पॉजिटिव चार्ज भी एज इट इज़, क्योंकि आपने ये पोर्शन को अभी तक हाथ ही नहीं लगाया। क्या आपने इस बॉन्ड को टच किया? तो ये भी एज इट इज़। जो बॉन्ड को टच करेंगे ना, सिर्फ उसी को आपको हिलाना है। जिसको आपने टच नहीं किया उसको आप लोग कभी भी नहीं हिलाएंगे, उस स्टेप में उसको सेम ही रखने का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, क्योंकि आपके ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ना, वो यहाँ से यहाँ पे गए, तो इसलिए ये सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल में हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे आपका कौन सा चार्ज आएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। जब ये इधर से इधर जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल का डबल बन जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो और क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा। देखो, क्या आपने इस पोर्शन को हाथ लगाया? नहीं। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये तो आप लोग सारे के सारे एज इट इज़ ही लिखेंगे। ये वाली जो चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग सारे के सारे एज इट इज़ लिखेंगे। क्या आपने अभी इस बॉन्ड को टच किया? क्या आपने अभी इस बॉन्ड को हाथ लगाया? नहीं रे बाबा, तो ये एज इट इज़ है। अब देखो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर से इधर आया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए, तो सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो और आगे क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर से इधर आएगा, ठीक है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर से इधर आएगा। एकदम ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग, आप लोगों को एकदम यहाँ पे ध्यान से देखने का है, तभी जाके सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ जब इधर से इधर आएगी ना, तो आपकी ये वाली चीज़ इधर से इधर जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ इधर से इधर आई, तो ये वाली चीज़ इधर से इधर गई। ध्यान से देखो, क्या आपने इस बॉन्ड को हाथ लगाया? नहीं। तो ये एज इट इज़। क्या आपने इस बॉन्ड को टच किया? नहीं। तो ये भी एज इट इज़। ये दोनों बॉन्ड को आपने टच नहीं किया, तो ये दोनों बॉन्ड को मैंने एज इट इज़ लिखा। अब देखो क्या होगा, ये वाला जो है ना, ये वाला इधर से इधर आ रहा है, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे, तो आपके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? आपके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, ठीक है।
जब ये इधर से इधर आया ना तो ये सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन आपके डबल बॉन्ड में हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गए तो ये डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, ये है आपका नाइट्रोजन, ये है आपका ऑक्सीजन और ये है नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो वो पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, और ये वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो ये सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। एक बार फिर से देख लो, ये वाला इधर से इधर आया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो गया, डबल बॉन्ड में। क्योंकि सोचने की बात है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए तो सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में हो जाएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट हियर इज दैट कि यहाँ से जब इसका मूवमेंट हुआ तो ये डबल का सिंगल बन जाएगा, हाँ। जब ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ आया तो ये सिंगल का डबल बन जाएगा, हाँ। अभी भी नाइट्रोजन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, चेक कर लो, 1 2 3 4, और नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्सिड हो गई ना, फिर से एक्सिड हो गई, 1 2 3 4, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर फिर से कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और लास्ट वाला जो भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, दे आर एब्सोल्युटली सेम। तो अब आप लोग आगे फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड लास्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका सेम हो गया है। तो जब भी फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकम्स इक्वल टू द लास्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपके सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होते हैं, ऐसा आपको इंडिकेशन मिलता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना इट्स वेरी इजी, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, प्रैक्टिस लगेगा। एक बार में किसी को नहीं समझता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बाद सारी चीज़ें एकदम बेस्ट वे में आपको आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, अभी हम लोग देख रहे हैं अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसका नाम है, मतलब नेक्स्ट टाइप का इफेक्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हम लोग देख रहे हैं भाई कि ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये क्या होता है, इसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, क्योंकि रेजोनेंस वाला पार्ट मैंने लास्ट वाले क्लास में ही कंप्लीटली आपको डिस्कस करवा दिया था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने आज के क्लास में देख लिए। रेजोनेंस के टाइप लास्ट वाले क्लास में देखा था, इसलिए बोला था कि लास्ट वाले क्लास को देखे बिना इस वाले क्लास को कोई भी कंटिन्यू मत करना। अब हम लोग आगे का जो इफेक्ट आपका पढ़ रहे हैं आफ्टर रेजोनेंस, इसका नेम जो है ना भाई, वो है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसका नेम है। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, ये जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। कैसा है भाई, ये है आपका एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो भी आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या, थोड़ा सा रुको तो सही भाई, सब समझा के दूंगी ना। अभी तो मैंने पिक्चर को कंप्लीट ही नहीं किया है, अभी तो सिर्फ मैंने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का जो आपका नेक्स्ट वाला टाइप है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कि आपका एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, वो टेम्पररी क्यों है वो भी मैं समझाऊंगी, बस थोड़ा सा वेट करो भाई। ठीक है, देखना ज़रा ध्यान से, ये टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्यों है। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, ये जो इफेक्ट होता है ना, ये इफेक्ट आपको शो होता है बाय मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स, शोन बाय मल्टीपली बॉन्डेड एटम्स, मल्टीपली बॉन्डेड एटम्स। तो मल्टीपली बॉन्डेड एटम्स क्या होता है ये भी सुन लो ज़रा। ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें आपके डबल बॉन्ड आता हो या जिनमें आपका ट्रिपल बॉन्ड आता हो, वो होते हैं आपके मल्टीपली बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की मैंने 2 कैरेक्टरिस्टिक बताई कि वो आपका एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, और सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बताई कि ये आपको वही दिखाता है जिनमें मल्टीपली बॉन्डेड एटम्स आते हैं। तो जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, ऐसे स्पेसीज ही आपको ये दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है। हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डेफिनेशन। व्हेन ए रिएजेंट, एक बार मैं लिख लेती हूँ फिर अपन लोग समझते हैं। व्हेन ए रिएजेंट अप्रोचेस ए मल्टीपल बॉन्डेड स्पेसीज, then the electron pair gets shifted to one of the
multiply bonded atom giving rise to a charge separated structure is called as इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये वाला जो इफेक्ट है ये अगर आप लोग सेंटेंस से पढ़ते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है भाई, ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है। ऐसा लगता है कि यार ये डेफिनेशन तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि सच में ये डेफिनेशन समझने में डिफिकल्ट है। आधे लोगों को तो डेफिनेशन देख के उनकी हवा टाइट हो जाती है, वो सोचते हैं यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, कैसे करूँगा। टेंशन मत लो ना, मैं हूँ साथ में। ये जो डेफिनेशन है ये दिखने में जितनी डिफिकल्ट है ना, एक्चुअली उतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अब अपन लोग समझते हैं कि ये डेफिनेशन कहता क्या है। ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कीटोन को ले रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कीटोन को ले रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने कीटोन को लिया। इसमें मैं कोई रिएजेंट डाल रही हूँ। रिएजेंट जो है भाई वो है मेरा H+ आयन। मतलब मैं इसके अंदर में H+ आयन को डाल रही हूँ। मतलब ही मैं इस सबस्ट्रेट के अंदर में, इस स्पेसीज के अंदर में आपके H+ आयन को, मतलब ही रीएजेंट को डाल रही हूँ। H+ आयन आपके एसिड के फॉर्म से भी आपको मिल सकता है, या तो आपको H3O+ से भी मिल सकता है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये आपको वही स्पेसीज शो करेंगे जिनमें डबल बॉन्ड आता हो या जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आता हो। तो ऐसे स्पेसीज जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा वही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बार चेक कर लो कि क्या इसके अंदर में डबल बॉन्ड है या क्या इसके अंदर में ट्रिपल बॉन्ड है। नहीं तो पगले जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करवाएंगे और बाद में पता चलेगा अरे उस स्पेसीज के अंदर में तो डबल बॉन्ड ही नहीं था, ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं था, मैं तो पगले जैसे इलेक्ट्रोमेरिक करा रहा था। दिस शुड नॉट हैपन। यहाँ पे पहले देख लो, हाँ यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये वाला जो स्पेसीज है ना ये आपको दिखाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होता है। ध्यान से देखना क्या होता है भाई, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। हमारे घर में दो चीज़ें होती है। हमारे पास में दो टाइप के क्लॉथ्स होते हैं, दो टाइप के क्लॉथ्स होते हैं हमारे पास में। ध्यान देना भाई, पहला टाइप का जो आपके पास में क्लॉथ रहता है ना, पहला टाइप का क्लॉथ रहता है आपका जनरल कपड़े। जनरल कपड़े होते हैं हमारे, ऐसे कपड़े जो हम लोग घर में पहनते हैं। और एक जो होते हैं ना वो पार्टी वियर्स होते हैं। पार्टी वियर्स या तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे डेकोरेटिव रहते हैं, बहुत ही अच्छे स्टाइलिश रहते हैं। तो हर किसी के पास में दो टाइप के कपड़े रहते हैं, दो टाइप के क्लॉथ्स रहते हैं। पहला कपड़ा जो रहता है वो जनरल कपड़ा रहता है। ठीक है, जनरल क्लॉथ्स जो हम लोग घर में पहनते हैं। और कुछ क्लॉथ्स ऐसे रहते हैं जो पार्टी में पहनते हैं। बाहर अगर किसी के घर में शादी है या कोई रिलेटिव का कोई फंक्शन है या कोई मेहमान आ रहा है तो हम लोग वैसे वाले कपड़े पहनते हैं, पार्टी वियर। ठीक है, अब देखो क्या होता है। सपोज घर में ये वाला बंदा है, ये बंदा XYZ है, ये बंदे का नाम है XYZ। ठीक है, XYZ ये बंदे का नाम है। या तो इसका नाम सीधा सीधा मोंटी रख दो, मोंटी रखो या पिंटू रखो, कोई भी इसका नाम आप रख सकते हो। तो ये बंदे का नाम मैंने मोंटी या पिंटू रख दिया। अब देखो क्या हुआ, ये घर में है ना, घर में जो है ये वाला जो मोंटी है ना, ये घर में तो घर वाले कपड़े मतलब ही जनरल कपड़े पहनता है। जनरल कपड़े वो घर में पहनता है। घर में हम सब भी जनरल कपड़े पहनते हैं। तो ये वाला जो मोंटी नाम का लड़का है, लेटेस्ट से कोई भी पर्सन होगा मोंटी, वो घर में जनरल कपड़े पहनता है। लेकिन उसके घर में अगर कोई मेहमान आते हैं, अगर उसके घर में कोई गेस्ट आते ना भाई, गेस्ट, तो वो जो है ना वो ड्रेस चेंज कर लेगा पार्टी वियर। मतलब देखो हो क्या रहा है, समझने की कोशिश करो। घर में तो हम लोग सभी लोग जनरल कपड़े पहनते हैं, सभी लोग जनरल कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सारे जनरली कपड़े हैं, आपके पास में दो टाइप के कपड़े रहते हैं। इस कंसेप्ट से लिंक करा रही हूँ तभी जाके कंसेप्ट समझेगा, अदरवाइज मुश्किल है। जब आप हर किसी के पास में दो टाइप के कपड़े, एक होता है घर में पहनने के कपड़े और एक होते हैं आपके पार्टी वियर्स जो आप शादी में पहनते हो, पार्टी में पहनते हो, कोई रिलेटिव का फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, घर में कोई मेहमान आ रहा है, वो कपड़े पहनते हो। तो दो टाइप के। अब सपोज ये जो मोंटी नाम का लड़का था, ये घर में तो भाई घर के कपड़े पहन रहा था, जो भी उसके घर के कपड़े थे, नॉर्मल टी शर्ट और जो भी आपका ये होता है ना
पैंट वगैरह या ट्राउज़र वगैरह, घर में जस्ट वो नॉर्मल कपड़े पहन रहा था, नॉर्मल। अब क्या हुआ भाई, उसके घर में आ गए मेहमान। उसको पता चला फ़ोन से कि वाह मेरे घर में तो गेस्ट आ रहे हैं भाई, गेस्ट आ रहे बहुत सारे। तो मोंटी ने क्या किया पता है, मोंटी सीधा अपने अलमारी के पास गया, उसने अपने कबर्ड को ओपन किया और वहाँ से बहुत अच्छा ड्रेस निकाला और उसने उस ड्रेस को पहन डाला भाई, पहन लिया उसने उस ड्रेस को बढ़िया एकदम बेस्ट वे में, ठीक है। फिर उसके घर में गेस्ट आए। अब देखो क्या हुआ, जब उसके घर के गेस्ट चले गए, जब उसके घर के गेस्ट चले गए तो मोंटी ने वो जो बहुत अच्छा वाला ड्रेस था उसको उतार के रख दिया और नॉर्मल उसने अपने घर के कपड़े को फिर से पहन लिया। तो हुआ ये कि हम लोग सभी लोग अपने घर में तो जनरल वाले कपड़े पहनते, नॉर्मल टी शर्ट या नॉर्मल जो भी आपका पैंट वगैरह है वो। अगर कोई मेहमान आने वाला है, क्योंकि मोंटी को फ़ोन आया कि तेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, तो मोंटी बोला हाँ मेरे घर में तो गेस्ट आ रहे हैं। वो डायरेक्टली अपने कबर्ड के पास गया, उसने एक बहुत अच्छा वाला ड्रेस निकाला और वो ड्रेस को उसने पहन डाला भाई, बहुत बढ़िया तरीके से उसने पहन लिया, एकदम मस्त दिख रहा था वो मोंटी। फिर उसके घर में गेस्ट आए और कुछ समय के बाद वो गेस्ट चले गए। जब गेस्ट चले गए तो मोंटी ने वो जो बहुत सुंदर वाला ड्रेस था उसको उतार के रख दिया और वापस अपने जनरल कपड़े उसने पहन लिया। यहीं पे इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। नहीं समझा, मैं समझाती हूँ, समझो। देखो भाई हो क्या रहा है, एकदम ध्यान से देखना। मैं थोड़ा रिएक्शन को इस तरफ ले लेती हूँ ताकि अपने वो वाले पार्ट भी अपना लॉस नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से देखेंगे भाई, एकदम ध्यान से देखना भाई सभी लोग, एकदम ध्यान से। ये है ना, ये आपका रीएजेंट है, ठीक है। रीएजेंट मतलब भी समझ जाओ, ये गेस्ट है। ये क्या है, ये है आपका मेहमान है। ये जो रीएजेंट है ना, ये गेस्ट है। जो घर में मेहमान लोग आते हैं ना, वो घर के मेहमान लोग हैं ये। तो ये आपका क्या है भाई, ये है आपका गेस्ट। अब देखो ये क्या है, ये जो है ना, वैसे तो ये सबस्ट्रेट है या वैसे तो ये कोई स्पेसीज़ है, लेकिन अपने लैंग्वेज में अपन लोग इसको बोलेंगे ये मोंटी है, ठीक है। तो ये है आपका गेस्ट, मतलब ये घर में आने वाले मेहमान है और ये आपका मोंटी है। अब मोंटी ने तो जनरल कपड़े पहना था भाई, मोंटी ने तो जनरल कपड़े पहना था ना। जैसे मोंटी को पता चला कि हम उसके घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, तो मोंटी जल्दी से अपने कबर्ड के पास गया, अच्छा वाला ड्रेस निकाला और उसने अच्छा वाला ड्रेस पहना और देखा मैं कैसे दिख रहा हूँ। समझे या नहीं समझे? देखो क्या हुआ, ये जो स्पेसीज था, ये जो सबस्ट्रेट था, ये एज इट इज़ था। जब इसके घर में मेहमान आए, जब इसके घर में गेस्ट आए, तो अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। अब देखो भाई क्या होगा, इसने तो अपने घर के कपड़े पहन रखे थे, घर के कपड़े पहना हुआ था वो। जब रीएजेंट उसके घर में आया, जब मेहमान उसके घर में आए, अब देखो क्या होगा, ये वाला जो मोंटी है ना, ये वाला जो मोंटी देखो क्या करेगा भाई, ये अच्छे वाले नए वाले पार्टी के वियर्स पहनेगा। तो इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। तो वो क्या हो गया, वो सेपरेट हो गया, उसने एक नए कपड़े पहन लिया। ऑक्सीजन के पास में आया नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास में आया आपका पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो भी चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। अगर एक के ऊपर नेगेटिव है तो बाजू वाले के ऊपर पॉजिटिव ही आएगा ना भाई, और कोई दूसरा थोड़ी आएगा, सोचने की बात है। अब देखो क्या हुआ, मोंटी पहले तो घर के कपड़ों में था। जब पता चला कि घर पे मेहमान आ रहे हैं, जब पता चला कि रीएजेंट आसपास में आ रहा है, तो पता है मोंटी ने क्या किया, मोंटी ने एक नया वाला ड्रेस पहन लिया जो कि था उसका पार्टी वेयर वाला ड्रेस। क्योंकि घर में मेहमान आने वाले थे तो मोंटी ने बहुत मस्त सुंदर सा ड्रेस पहना भाई, एकदम बढ़िया सा ड्रेस पहना। मतलब ही क्या किया, यहाँ पे उसने नेगेटिव चार्ज ला लिया और यहाँ पे उसने पॉजिटिव चार्ज ला लिया। तो ये जो डबल बॉन्ड था ना, वो ब्रेक हो गया, एक तरफ नेगेटिव आया, एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज आया। तो इस तरीके से मोंटी ने अपने आप को चेंज कर लिया, मोंटी ने एक नया ड्रेस पहन लिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना भाई, इसके पास है नेगेटिव चार्ज, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। यहाँ पे इसने बोला भाई मैं प्लस हूँ प्लस और तू माइनस है माइनस, चल हम दोनों कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये था आपका R, ये था आपका C, ये था आपका R, ये था आपका ऑक्सीजन। अब ये वाला जो H है ना, ये ऑक्सीजन के पास ही जा रहा है। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है ना, वो देखो क्या होता है।
सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में जो आता है भाई वो देखो क्या होता है, वो ये होता है कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास ही क्यों गया, कार्बन के पास क्यों नहीं गया। रीज़न इज़ दैट कि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव करते हैं। बेचारे ये दोनों की फीलिंग हम लोग भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये दोनों भाई प्लस माइनस है, अपोजिट है, खूब लव करते हैं एक दूसरे को। इसलिए ये वाला H प्लस इसके पास गया, इसलिए O माइनस और H प्लस ये देखो यहाँ पे आ गया, ये एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये है आपका कोई प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, या तो कोई स्पेसीज भी बोल सकते हैं जो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, इसको आज आप 4 सेपरेटेड स्पेसीज भी बोल सकते हैं। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। जब मोंटी के घर से ये वाले H प्लस आयन वापस चले जाएगा, जब मोंटी के घर से मेहमान चले जाएंगे तो मोंटी वापस अपने नॉर्मल वाले स्टेट में आ जाता है। देखो कैसे आता है, ध्यान से देखना भाई, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखेंगे भाई। जब यहाँ से मोंटी के घर से, ये तो हुआ आपका एक स्टेप। ठीक है, ध्यान से देखना। जब मोंटी के घर से मेहमान जाएंगे, जब मोंटी के घर से मेहमान चले जाएगा तो मोंटी वापस अपने नॉर्मल वाले कपड़े ही पहन लेगा। ये मोंटी जो है ना, ये मोंटी ने अपने नॉर्मल वाले कपड़े पहन लिए, नॉर्मल वाले कपड़े मतलब ही जनरल कपड़े। और यहाँ पे मोंटी ने कौन सा ड्रेस पहना, पार्टी वेयर पहना। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि जब मोंटी के घर में, मतलब ही सबस्ट्रेट के घर में कोई रिएजेंट आता है, मतलब ही मोंटी के घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, तो मोंटी ने एक नया वाला ड्रेस पहना। नया वाला ड्रेस पहना मतलब ही उसमें चार्ज का सेपरेशन हो गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और इस तरीके से ये दोनों कंबाइन हो गए और यहाँ पे जुड़ गए। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद, जैसे कि हम लोग भी, हमारे घर में मेहमान आते तो नए कपड़े पहनते, जब मेहमान चले जाते तो हम लोग क्या करते हैं, वापस वो वाला ड्रेस उतार के रख देते और अपना जनरल वाला ड्रेस पहन लेते। ऐसे ही करते ना भाई, सभी लोग ऐसे ही करते। देखो क्या हुआ, मोंटी के घर से जब मेहमान बाहर गए, मोंटी के घर से जब H प्लस बाहर गया, जब रिएजेंट बाहर गए, मेहमान चले गए, तो मोंटी जो था ना वो वापस पार्टी वेयर से अपने नॉर्मल ड्रेस को पहन लेता है। तो मेहमान आए, सिर्फ उतने ही पुरता मोंटी ने नया ड्रेस पहना। जब मेहमान गए तो मोंटी ने अपना नया वाला ड्रेस भी खोल दिया। तो ये इफेक्ट कैसा था, टेम्पररी था। क्या मोंटी ने पार्टी वेयर सुबह से रात तक पहन के रखा था, क्या नहीं। सिर्फ जब मेहमान आए तभी उसने पार्टी वेयर पहना, जब मेहमान गए तो वापस पार्टी वेयर को खोल के रख दिया, है ना। तो ये इफेक्ट कैसा हुआ, ये इफेक्ट हुआ भाई आपका टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। टेम्पररी ही पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन हुआ, टेम्पररी। मेहमान गए, खोल दिया वापस, टेम्पररी था, परमानेंट था क्या, नहीं था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार समझ लेते। व्हेन अ रिएजेंट अप्रोचेस ए मल्टीपल बॉन्डेड स्पेसीज, जब आपका कोई भी रिएजेंट मल्टीपल बॉन्डेड स्पेसीज के पास आता है तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है उसका शिफ्टिंग हो जाता है टू वन ऑफ द मल्टीपली बॉन्डेड एटम। जब रिएजेंट मल्टीपल बॉन्डेड स्पेसीज के पास जाता है तो चार्ज का शिफ्टिंग हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव आता है, एक तरफ पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से आपको चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर मिलता है। हाँ भाई, चार्ज सेपरेशन हो गया ना, और इसी चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इफेक्ट टेम्पररी है। एज सुन एज द मेहमान घर के बाहर गए, एज सुन एज द रिएजेंट मूव्स आउट, जो भी आपका स्पेसीज रहेगा वो ओरिजिनल अपने फॉर्म में आ जाता है। तो जस्ट मेहमान आते हैं तभी कपड़े चेंज करता है, और मेहमान गए कि कपड़े वापस अपने बदल के नॉर्मल वाले पहन लेता है, तो टेम्पररी हुआ। तो जब भी कोई रिएजेंट सबस्ट्रेट के पास आता है तो सबस्ट्रेट के अंदर में चार्ज का सेपरेशन होता है, सबस्ट्रेट नए कपड़े को पहनता है, मेहमान जाते हैं वापस कपड़े को खोल देता है। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर हम लोग मूव करते हैं अपने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की तरफ। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं आपका लास्ट टाइप का इफेक्ट इस चैप्टर के अंदर में, जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना हम सभी लोग मूव करते हैं अपने उस लास्ट वाले इफेक्ट की तरफ, जो कि है आपके लास्ट वाले पार्ट के अंदर में स्टैंडर्ड 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चैप्टर 14 का लास्ट वाला पार्ट, इस लास्ट वाले चैप्टर के मतलब लास्ट वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। तो चलिए देखते हैं भाई, उस इफेक्ट का नाम है, कैन यू गेस, जल्दी से बता दो क्या होगा भाई। यस, हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो चलिए देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। चलिए भाई, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये आपका लास्ट इफेक्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं हम लोग हमारे लास्ट वाले इफेक्ट को, हाइपर कॉन्जुगेशन को।
तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना भाई, हम लोग बात कर रहे हैं आपके हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की, कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, जो भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, ये आपका एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मतलब ये आपका एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो एक बार हो गया तो हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया था, तो वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया कि वो एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। मेहमान घर के बाहर जाते तो वापस वो अपने नॉर्मल वाले कपड़े पहन लेता है, तो टेम्पररी था, बस मेहमान आए उतने पुरता था, टेम्पररी था। बट हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा है? हाइपर कॉन्जुगेशन आपका एक ऐसा इफेक्ट है, ये अगर हो गया तो हो ही जाता है, बस परमानेंट है। एक बार हो गया तो ज़िंदगी भर भाई बस वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कैसा हुआ? ये आपका हुआ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सेकेंड थिंग जो आपके हाइपर कॉन्जुगेशन की है वो ये है, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ। ये आपको 3 लोगों की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है। देखो किसकी किसकी स्टेबिलिटी के बारे में ये एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले ये आपको स्टेबिलिटी बताता है कार्बोकटाइन की। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में भी वो आपको बताता है कि कार्बोकटाइन स्टेबल है या नहीं है, वो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताता है। इसी के साथ साथ आपका हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो कार्बन फ्री रेडिकल के भी स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताता है कि जो भी आपका कार्बन का फ्री रेडिकल है वो स्टेबल है या नहीं है। और तीसरी चीज़ वो आपको बताता है अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में। अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब ही आपका जो अल्कीन है ना, मतलब ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होते हैं ना, उसके स्टेबिलिटी के बारे में भी वो आपको बताता है। तो आपको याद रखना है कि जो भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो आपको 3 लोगों के स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और अल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में वो आपको एक्सप्लेन करता है। अब ज़रा इधर देखना भाई, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो मैंने अभी आपको बस इतना बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। सेकेंड थिंग मैंने आपको यहाँ ये बताया कि जो भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है वो 3 चीज़ों के स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताता है। सबसे पहले वो बताता है कि कार्बोकटाइन स्टेबल है या नहीं है। सेकेंड चीज़ वो आपको बताता है कि आपका कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल है या नहीं है। और तीसरी थिंग वो आपको बताता है कि जो भी आपका अनसैचुरेटेड कार्बन है, मतलब जो भी आपका अल्कीन है, वो स्टेबल है या नहीं है। चलिए सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन को, कि हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने उसके पॉइंट्स देखे, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना भाई ज़रा। द इफेक्ट इन विच the shifting of sigma bonded electrons of carbon hydrogen bond takes place, which is attached to और विच इज़ ए पार्ट ऑफ, ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकटाइन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो अभी भाई मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या होता है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में ज़रा ध्यान से सुनना, क्या होता है, शिफ्टिंग होता है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का। जो भी आपके सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो शिफ्ट होते हैं एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की तरफ, वो शिफ्ट होते हैं, तो वो होता है आपका शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है। तो आपका जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड होता है भाई आपके सिंगल बॉन्ड में, तो आपका जो सिंगल बॉन्ड है ना वो ब्रेक होता है ना, इसलिए उसको क्या लिखा है मैंने, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस विच इज अटैच टू कार्बोकटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और अल्कीन, ठीक है। अब देखो जरा इधर सुना जरा ध्यान से सभी लोग,
ये जो इफेक्ट है ना, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था, वो इफेक्टेड डेफिनेशन से उसको समझना बड़ा ही डिफिकल्ट काम था, वैसे ही आपका ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसकी डेफिनेशन पढ़ के आप ये इफेक्ट को समझ ही नहीं सकते, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं डेफिनेशन की हेल्प से आपको नहीं समझा रही, मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझाती हूँ, ठीक है। ज़रा ध्यान से समझो भाई इस चीज़ को। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कार्बन लिया, ये कार्बन से मैंने 3 हाइड्रोजन को अटैच किया, पहला हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन, ठीक है भाई। ऐसे मैंने टोटल 3 हाइड्रोजन को अटैच किया और मैंने 3 जगह पे ऐसा ले लिया, 3 जगह पे मैंने ऐसे कार्बन से आपके टोटल 3 हाइड्रोजन को अटैच किए, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या किया, यहाँ पे मैंने जो कार्बन लिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ध्यान से देखते चलो भाई। यहाँ पे मैंने जो कार्बन लिया उसके ऊपर रेडिकल है, और यहाँ पे मैंने जो कार्बन लिया वो अनसैचुरेटेड है, मतलब उसके पास में डबल बॉन्ड है, ठीक है। ध्यान से सीखना, एकदम ध्यान से देखना भाई। ये आपका कार्बोकटायन है, ये आपका फ्री रेडिकल है, और ये आपका अल्कीन है, ठीक है। तो 3 टाइप की चीज़ें, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन आपको 3 टाइप के इफेक्ट के बारे में बताएगा, 3 टाइप की स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा। सबसे पहले वो बताएगा कि स्टेबिलिटी कार्बोकटायन की कैसी है, फिर वो आपको बताएगा कि कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसी है, फिर वो आपको बताएगा कि अनसैचुरेटेड कार्बन की स्टेबिलिटी कैसी है। तो सबसे पहले मैंने कार्बोकटायन को लिया, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटायन है तो मैंने यहाँ पे कार्बोकटायन को लिया, फिर मैंने फ्री रेडिकल को लिया यहाँ पे, और फिर मैंने लिया यहाँ पे अनसैचुरेटेड कार्बन को, मतलब ही आपके अल्कीन को। अब ज़रा एक और चीज़ ध्यान से देखो, ये कार्बोकटायन के बाजू वाला कार्बन है, तो ये हुआ आपका अल्फ़ा कार्बन, क्योंकि ये कार्बन जो है ये कार्बोकटायन के एग्जैक्टली बाजू में है, और एग्जैक्टली बाजू वाले कार्बन को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं। ये कार्बन फ्री रेडिकल है, ये जो कार्बन है ये कार्बन फ्री रेडिकल के एग्जैक्टली बाजू में है, इसलिए ये भी आपका कौन सा कार्बन हुआ, अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। और अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन भी आपके अनसैचुरेटेड कार्बन के एग्जैक्टली बाजू में है, तो ये भी आपका अल्फ़ा ही कार्बन हुआ। तो फिलहाल के लिए देखो मैंने क्या किया, फिलहाल के लिए मैंने कार्बोकटायन के बाजू वाले कार्बन को अल्फ़ा लिखा, कार्बिन के मतलब ही आपके कार्बन फ्री रेडिकल के बाजू वाले कार्बन को भी अल्फ़ा लिखा, और इसको भी अल्फ़ा लिखा। तो आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अल्फ़ा कार्बन मतलब वो कार्बन होता है जो आपके फंक्शनल ग्रुप कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, जो कार्बोकटायन के डायरेक्टली बाजू में हो, जो कार्बन फ्री रेडिकल के डायरेक्टली बाजू में हो, और जो इस अल्कीन के डायरेक्टली बाजू में हो। अब ज़रा इधर देखो, ये अगर आपका अल्फ़ा कार्बन है तो अल्फ़ा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये भी आपका अल्फ़ा है, ये भी आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी आपका अल्फ़ा ही हाइड्रोजन है। इधर आ जाओ, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये इसके बाजू वाला है तो ये अल्फ़ा कार्बन है। अब अल्फ़ा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच रहेंगे वो भी आपके कैसे रहेंगे, अल्फ़ा ही हाइड्रोजन रहेंगे। यहाँ पे देखो ये भी आपका अल्फ़ा ही कार्बन है, तो अल्फ़ा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन आपके अटैच रहेंगे वो भी आपके अल्फ़ा ही हाइड्रोजन रहेंगे। तो पहले पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि कार्बोकटायन के बाजू वाला कार्बन या कार्बन फ्री रेडिकल के बाजू वाला कार्बन या अल्कीन के बाजू वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, और वो कार्बन से जो भी हाइड्रोजन आपके अटैच रहेंगे वो सारे के सारे रहेंगे आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन से समझना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके कंसेप्ट को समझाती हूँ। तो सबसे पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। चलिए भाई, अभी हम लोग देख रहे हैं आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अभी हम लोग देख रहे हैं भाई आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, या तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकटायन स्पीसीज। तो पहली नाम की जो आपकी स्पीसीज है ना वो है आपकी कार्बोकटायन वाली स्पीसीज, मतलब ये वाली स्पीसीज। तो सबसे पहले जो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं वो देख रहे हैं आपके इस स्पीसीज में। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इस केस में, और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इस केस में, क्योंकि तीनों के तीनों ये केसेस हाइपर कॉन्जुगेशन में आते हैं। तीनों के स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोकटायन के अंदर में आपका हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। ये है आपका कार्बन, ठीक है, ये है आपका कार्बन, ध्यान से देखो भाई, ये कार्बन है आपका,
ये इससे अटैच है आपके 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, और ये है आपका CH2 ग्रुप। ठीक है, चलिए तो हम लोग फर्स्ट वाले केस को मतलब ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ ही करते नहीं आते, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अभी आप लोगों को आज से सारे के सारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स एकदम बेस्ट वे में ड्रॉ करते आएंगे। देखो भाई, इसके आपको 3 टाइप के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे। ध्यान से देखना, ये है आपका कार्बोकटायन, इसलिए मैंने जो स्पेसिस का नाम रखा है वो भी क्या है, कार्बोकटायन स्पेसिस, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन है उसके जो बाजू वाला कार्बन रहेगा, जैसे कि अभी मैंने देखा उस कार्बन का नाम क्या रहता है, अल्फा कार्बन। इसका नाम अल्फा क्यों है, क्योंकि ये कार्बोकटायन के एग्जैक्टली बाजू में, इसलिए वो अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो, ध्यान से देखना ज़रा, अगर आप इस स्पेसिस की बात करते हो तो इस स्पेसिस के अंदर में आपके टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने, ध्यान से देखना भाई। कुछ लोग बोलेंगे कि टोटल अल्फा हाइड्रोजन तो 5 है, कुछ लोग सोच रहे होंगे 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है। ऐसा सोचना भी मत भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा कोई मत सोचना प्लीज़। कुछ लोग सोच रहे होंगे 1 2 3 4 5 टोटल तो 5 हुए, ऐसा मत सोचो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने, मैं टोटल हाइड्रोजन कितने वो नहीं पूछ रही, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने। ध्यान से देखो, जो भी हाइड्रोजन आपके अल्फा कार्बन से अटैच रहते हैं ना, वही आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जो भी हाइड्रोजन आपके अल्फा कार्बन से अटैच रहते हैं ना, वही आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो इस स्पेसिस के अंदर में आपके टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। टोटल अल्फा हाइड्रोजन जो है भाई आपके वो कितने हैं, वो है 3। ध्यान से देखना, टोटल अल्फा हाइड्रोजन है 3। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, तो ज़रा याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो देखो क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स वो होते हैं आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स +1। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में आप क्या करते हो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में आप +1 करते हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलते हैं। क्योंकि भाई इस कंपाउंड को देख के मुझे थोड़ी पता कि इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हैं। कुछ लोग भविष्यवाणी करेंगे कि इसके 1 है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं 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 इसके तो 2 है, कुछ लोग बोलेंगे अरे बाबा नहीं 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 इसके 3 है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं ना बाबा इसके 4 है। तो मैं विश्वास करूँ तो किस पे करूँ, कोई 1 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, मुझे कैसे पता, मैं को ये मॉलिक्यूल मेरा रिलेटिव थोड़ी कि मुझे पता रहेगा कि इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। तो आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले तो पता होने चाहिए कितने हैं। अगर कितने हैं पता चल गया तो आप कर सकते हो ड्रॉ, लेकिन कितने हैं अगर वही पता नहीं चला तो कैसे ड्रॉ करेंगे, समझे या नहीं समझे। ज़रा इधर देखो, सबसे पहले आप देखेंगे अल्फा कार्बन को, सबसे पहला स्टेप, ऐसा नहीं कि पगले जैसे ड्रॉ करने बैठ गए। सबसे पहले देखो अल्फा कार्बन को, ये है आपका कार्बोकटायन, तो ये अल्फा कार्बन नहीं, कार्बोकटायन या कार्बन फ्री रेडिकल या डबल बॉन्डेड कार्बन के जो बाजू वाला कार्बन होता है वही आपका अल्फा कार्बन होता है। उस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच रहते हैं वो आपके अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं, बराबर, राइट। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने, 1 2 3, ये कार्बन है इसको काउंट मत करना, 1 2 3 टोटल 3 है। टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3 थे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेरा ये है कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर निकालने हैं तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है उसमें मैं प्लस कर दूंगी, +1। टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3 थे तो 3 + 1 कितना होता है, 4। इसलिए मुझे इसके केस में टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने मिलेंगे, 4। रीज़न ये है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 3 है और 3 + 1 कितना होता है, 4। जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उसमें आप 1 को प्लस कर देंगे तो जितना वैल्यू आएगा उतने टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उस स्पेसिस के उसके केस में बनेंगे। तो ये हुआ आपका फर्स्ट नंबर का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप सेकेंड स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे आप थर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे आप लोग फोर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे। आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे।
देखो होता क्या है, एकदम ध्यान से देखो भाई, एकदम ध्यान से। अभी मैं थोड़ा सा ये अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर देती हूँ। देखो ध्यान से देखना क्या होगा। सबसे पहले ये वाली चीज़ यहाँ से निकलेगी, ये चीज़ आपकी यहाँ से निकलेगी, ठीक है। ध्यान से देखना क्या होगा। एकदम ध्यान से देखो भाई, एकदम ध्यान से। ये वाला हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकला, ठीक है। जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा ना, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। नहीं समझा ना? देखो बताती हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो क्या होता है। एकदम ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखो क्या होता है, हमारे टाइप में एक रिलेशनशिप होता है। लाइक हम लोग बोलते हैं ना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। हम किसी को कुछ देते तो बदले में वो हमको कुछ देता है। जब आप दुकान जाते हो तो आपको क्या फ्री में सब कुछ मिल जाता है क्या? नहीं। आप एक हाथ से उसको पैसे देते हो और सेकंड हाथ से सामान लेते हो, जो भी आपको चीज़ चाहिए। तो कोई भी दुकान में जाने के बाद आपको कभी फ्री में सामान नहीं मिलता। आप उसको एक हाथ से पैसे देते हो, सेकंड हाथ से आप अपना चीज़ लेते हो, राइट। तो पूरे लाइफ में आप गिव एंड टेक रिलेशनशिप से ही चलते हो। किसी को कुछ दे रहे हो, बदले में वो आपको कुछ दे रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखना होता क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों ने यहाँ पे देखो क्या देखा, एकदम ध्यान से देखना। ये वाला जो हाइड्रोजन था ना, वो इधर था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। देखो क्या होता है, ये हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से यहाँ से बॉन्डेड था। हुआ क्या, ज़रा ध्यान से देखो। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, बदले में इसने अपना पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को दिया। समझ में आया ना? हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। बदले में इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया। ध्यान से देखना हुआ क्या, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पास जाएगा, ठीक है भाई। आई होप सभी को ये पॉइंट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हुआ। तो कहना मुझे यहाँ पे देखो क्या है, बस मुझे कहना इतना ही है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। बदले में इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, ठीक है। वही चीज़ हुई, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। बदले में इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, ठीक है भाई। अब पहला ये वाले हाइड्रोजन के साथ हुआ, अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, ये वाले हाइड्रोजन के साथ होगा वैसा। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन एज इट इज़ है, ये हाइड्रोजन ऊपर वाला भी एज इट इज़ है, ये वाला हाइड्रोजन भी एज इट इज़ है। अब हम लोग ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं। पहले इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला, ठीक है, इसका काम हो गया। अब हम लोग ये वाले हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं। ये दोनों एज इट इज़ है और ये वाला CH2 भी एज इट इज़ है। ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है। हुआ क्या भाई, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। बदले में इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, बदले में इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया। तो जब हम लोग दुकान में जाते हैं तो हम लोग एक हाथ से कुछ देते हैं, बदले में दूसरे हाथ से कोई दूसरी चीज़ लेते हैं। वही किस्सा यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने क्या किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। बदले में इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, ठीक है। सेकेंड वाले केस में क्या किया, अब आपने इसको नहीं निकाला, सेकेंड केस में आपने इसको निकाला। सेकेंड केस में आप इसको निकाल रहे हो। अब ये वाले हाइड्रोजन ने अपना एक बॉन्ड इसको दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। बदले में इसने अपना पॉजिटिव चार्ज वो हाइड्रोजन को दिया, तो H+। अब ये वाला हाइड्रोजन भी हो गया। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, पहले आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में ये वाला हाइड्रोजन निकला। सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में ये वाला हाइड्रोजन निकला। अब थर्ड वाले हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो चलो भाई, अब हम लोग निकालेंगे ये वाले हाइड्रोजन को। ये वाले हाइड्रोजन को हम लोग थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में निकालेंगे। तो ये दोनों एज इट इज़ है, इन दोनों को एज इट इज़ लिखेंगे भाई। ये दोनों को मैंने एज इट इज़ लिखा और मैंने इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाला, ठीक है। आप उसको ब्लू से भी लिख सकते हैं क्योंकि बाकी सब मैंने ब्लू से लिखे, ठीक है। अब ज़रा देखना क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना। ये वाले हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये वाले हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल में हो गया। बदले में क्या हुआ, इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, तो यहाँ पे H+ आ गया। तो यहाँ पे टोटल आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बने? टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे 4 बने, 1 2 3 4। इस तरीके से यहाँ पे आपके टोटल 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने, ठीक है।
तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। ऐसा लगेगा कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। बस इतना ही याद रखो कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। हम जब किसी को कुछ देते हैं तो बदले में उससे भी कुछ लेते हैं। फ्री में कोई काम नहीं हो रहा है। अगर आप कपड़े खरीदने जाते हो तो ऐसा नहीं कि फ्री में आप उससे कपड़े लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं कि फ्री में आप उससे चॉकलेट्स लेके आ रहे हो। एक हाथ से पैसे देते हो, दूसरे हाथ से सामान लेते हो। भाई वहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तभी जाके बदले में ये उसको पॉजिटिव चार्ज देगा। ये आपका पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड में क्या देखा, ये वाले हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, बदले में इसने पॉजिटिव चार्ज इसको दिया। थर्ड केस में क्या हुआ, ये वाले हाइड्रोजन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो बदले में इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया। ठीक है, तो पहले ये H+ निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आया। सेकेंड केस में ये H+ निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आया। थर्ड केस में ये H+ निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। फिर से देखो, सबसे पहले केस में ये वाला H+ निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। सेकेंड केस में ये वाला H+ निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। थर्ड केस में ये वाला H+ निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। CH2 अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दे देता है तो उसके पास पॉजिटिव बचेगा क्या? नहीं। याद रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगाते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी कार्बन पे रख देते हैं। सोचने की बात है ना, जब ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो बदले में इसने अपना पॉजिटिव उसको दिया ना, तो इसके पास थोड़ी रहेगा। इसलिए अभी H+ के पास ही आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हुए आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अल्फा कार्बन ये वाला है तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन भी 3 है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने रहते? टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 3 + 1 कितना होता है? 4। इसलिए टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी कितने बने? 4। ये भी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब मैं एक और पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करवा रही हूँ। जो भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है ना, इसको आप नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हो। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को आप लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हो। दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, नो वर्ड क्यों यहाँ पे आ रहा है? नो, सुनो, क्या यहाँ पे आपको कोई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पे आपका रेजोनेंस तो हुआ, मतलब ही यहाँ पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन तो हुआ, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन वो एक ही टाइप से हो रहा है, वो तो हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड है? नहीं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपका रेजोनेंस तो हो रहा है, मतलब ही हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो रहा है। क्या इनके बीच में कोई बॉन्ड है? नहीं। और यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं है। तो जब ये हो रहा है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो वो एक रेजोनेंस का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं रहता है कार्बन और H+ के बीच में। देखो ना, यहाँ पे भी कहाँ बॉन्ड है, यहाँ पे भी कहाँ है, यहाँ पे भी कहाँ है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है वो अल्कीन में कैसे होता है। ठीक है, चलिए भाई, अभी हम लोग देख रहे हैं आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स अल्कीन में कैसे रहेंगे। चलिए भाई देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन अल्कीन। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखेंगे, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सारे पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आएगा, वही बार बार वही बोल रही हूँ क्योंकि बहुत काम का है। देखो यहाँ पे ये है आपका अल्कीन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपका अल्कीन है उसके बाजू वाला कार्बन, ठीक है, हमेशा कौन सा रहेगा? अल्फा कार्बन। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई कि जो भी आपका कार्बोकटायन होता है, जो भी आपका कार्बोकटायन होता है, जो भी आपका कार्बन फ्री रेडिकल होता है, जो भी आपका अल्कीन होता है, उसका एग्जैक्टली बाजू वाला कार्बन जो होता है वो आपका हमेशा अल्फा कार्बन होता है। अब इस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच रहेंगे वो भी आपके अल्फा ही हाइड्रोजन रहेंगे। कुछ लोग पता है क्या गड़बड़ी करते हैं, ये इसको अल्फा हाइड्रोजन समझते हैं, लेकिन आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। याद रखना कि कार्बोकटायन के बाजू वाला या अल्कीन के बाजू वाला या कार्बीन के बाजू वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच रहते हैं वो आपके अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं। फिर अभी मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई कि जो भी आपके नंबर ऑफ
हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहते हैं, जो भी आपके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहते हैं ना भाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल के कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। अब ज़रा इधर देखो भाई, सब सारे के सारे बस इधर देखेंगे। इस मॉलिक्यूल के केस में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। सबसे पहली बात तो समझो, मैं टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपको पूछ रही हूँ टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। देखो ध्यान से कितने हैं, 1 2 3। कुछ लोग ये हाइड्रोजनों को भी काउंट कर लेते हैं, याद रखना यही आपका अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच रहेंगे वही अल्फा रहेंगे हाइड्रोजन। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 1। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको 4 मिलेंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 3 है और 3 + 1 मतलब ही कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो कैसे आपको टोटल 4 टाइप के अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये है आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये है रहेगा आपका सेकेंड स्ट्रक्चर, ये रहेगा आपका थर्ड स्ट्रक्चर और ये वाला रहेगा आपका फोर्थ स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से अभी मैं टोटल ड्रॉ करने वाली हूँ 4 टाइप्स के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। 4 टाइप कैसे, वो मुझे समझ में आ गया ना, अब मैंने एरो डाल दिए। ठीक है, देखो क्या होगा भाई, एकदम ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये है मेरा कार्बन, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इसमें समझा के देती हूँ आपको। ठीक है, मैं तो रहने दो ना, इसको भी रहने देते। देखो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहले आपका ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, हर किसी में अलग अलग होता है। एक चीज़ समझ लो भाई, ये पार्ट ही डिफ़िकल्ट है। ऐसा मत सोचना कि क्या पढ़ा रहा है टीचर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मत सोचना भाई। इस पार्ट से मेरी टीचिंग को जज मत करो, क्योंकि ये पार्ट ही डिफ़िकल्ट है। ये पार्ट ही कुछ ऐसा है कि समझाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन प्रैक्टिस के बाद सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत ही ख़राब पढ़ा रही हूँ। पार्ट ही वैसे, अपन क्या करेंगे भाई, पार्ट में डिफ़िकल्ट और ईजी सभी आते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि डिफ़िकल्टी आएगा। देखो जब ये यहाँ से निकलेगा ना, ध्यान से देखना होगा क्या, एकदम ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग। ये वाला हाइड्रोजन आपका बाहर निकला, ये दोनों एज इट इज़ थे, ये दोनों एज इट इज़ थे। ये वाला है आपका CH, देखा ध्यान से, और ये वाला है आपका CH2। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। ये कार्बन था, ये CH है, ये CH2 है। हर तरफ मैं उस चीज़ को पहले ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, पहले आपका ये वाला हाइड्रोजन निकला, इसलिए मैंने यहाँ पे H+ अलग से लिखा। क्यों, क्योंकि पहले मैं ये वाले हाइड्रोजन को निकाल रही हूँ। तो पहले आपका ये वाला H+ निकला। जब ये वाला H+ यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। अब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, फिर से देखो एक बार, मुझे पता है आधे लोगों का बल्ब नहीं जला है, तो कैसे करेंगे। देखो जब ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, जब आपका पहला वाला ये वाला अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो सेकंड केस में क्या होगा, आपका ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, पहले वो निकला, अब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। हाँ भाई हाँ, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि अभी है ना, अभी आपका ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो थर्ड केस में क्या होगा, आप में से कोई बता सकता है। पहले ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और यहाँ नेगेटिव आया। सेकेंड केस में ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ नेगेटिव आया। अब थर्ड केस में कौन सा अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, नीचे वाला, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन आपके है ना एज इट इज़ रहेंगे। ये दोनों हाइड्रोजन जो है भाई, ये दोनों हाइड्रोजन आपके एज इट इज़ रहेंगे। अब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे हुए आपके टोटल 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो अल्कीन में ऑब्जर्व होते हैं। कार्बोकटाइन के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अल्कीन के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर डिफरेंट है।
ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं मानती हूँ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद बिल्कुल भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इसको प्रैक्टिस करो। एक एक स्ट्रक्चर को, ये सारे स्ट्रक्चर को कम से कम 5-5 बार लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि एक बार में मुझे समझ गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये ऑर्गेनिक है भाई, हिला देता है आगे वाले को। ठीक है, पहले ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकला, देखो ये इधर आया, तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर आया, हाँ, और ये वाला नेगेटिव इधर आया। सेकंड केस में क्या हुआ, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकला, देखो ये वाला निकला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और यहाँ पे नेगेटिव आया। थर्ड केस में क्या हुआ, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकला, नीचे वाला। थर्ड केस में आपका नीचे वाला अल्फा हाइड्रोजन निकला भाई, नीचे वाला। थर्ड केस में आपका नीचे वाला अल्फा हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज हुआ। टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3 नहीं है, कुछ लोग 3 बोलते हैं, पहले देखो 4 है, ऊपर वाले को भी काउंट करना है, टोटल 4 है। तो देखो मैंने जितने प्रेडिक्ट किए थे 4, उतने ही 4 निकले ना। तो ये हुए आपके टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन अल्कीन। ठीक है, जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे देखो मैं क्या बता रही हूँ। आगे मैं आपको बता रही हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। हम लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम लोग देख रहे हैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, जो भी आपकी स्टेबिलिटी रहती है ना, जो भी आपकी स्टेबिलिटी रहती है ना कार्बोकटायन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे ना, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। याद रखना कि जो भी आपकी स्टेबिलिटी रहती है कार्बोकटायन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने ज़्यादा आपका कार्बोकटायन स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हम लोग जज कर सकते हैं। चलो इधर आ जाओ सभी लोग, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एकदम। ठीक है, मुझे बताना है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये आपका कार्बोकटायन है। कार्बोकटायन के बाजू वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। ज़रा ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन है? नहीं भाई, कार्बोकटायन के बाजू में ये कार्बन है तो ये अल्फा है, लेकिन ये कार्बन भी तो कार्बोकटायन के बाजू में है ना, तो ये भी तो आपका अल्फा ही हुआ। ये कार्बोकटायन के बाजू में ये वाला कार्बन भी तो ये भी आपका अल्फा ही हुआ। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी कार्बन कार्बोकटायन के बाजू में आता है वो आपका अल्फा कार्बन होता है। कार्बोकटायन के बाजू में आपका ये वाला कार्बन भी है तो ये भी अल्फा है, ये वाला कार्बन भी है तो ये भी अल्फा है, और ये वाला कार्बन भी है। इधर आओ, कार्बोकटायन के बाजू में ये वाला कार्बन भी है तो ये भी अल्फा है और ये भी आपका अल्फा है। इसको अल्फा मत बोलना, क्योंकि क्या ये कार्बन है? नहीं, तो ये आपका अल्फा कार्बन नहीं है ना, तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है। याद रखना, बहुत लोग इसको भी अल्फा हाइड्रोजन मान लेते। अब इधर आओ, कार्बोकटायन के बाजू में क्या ये कार्बन है? नहीं, तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या ये कार्बन है? नहीं, तो ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये कार्बोकटायन के बाजू वाला एग्जैक्टली कार्बन है तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ज़रा इधर आ जाओ, यहाँ पे अगर आप लोग देखते तो ना तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ना तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ना तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि कार्बोकटायन के जो एग्जैक्टली बाजू वाला कार्बन होता है वही आपका अल्फा कार्बन होता है। यहाँ पे आपके 3 अल्फा कार्बन है, यहाँ पे आपके 2 अल्फा कार्बन है, यहाँ पे आपका 1 अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे आपका एक भी अल्फा कार्बन नहीं है। उसके आगे का पार्ट आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी हाइड्रोजन आपके अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहते हैं वही आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम रहते हैं। ये हाइड्रोजनों को आप अल्फा मत बोलना, क्योंकि ये हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच नहीं है, इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
क्या ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। क्या ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। याद रखना कि अल्फा हाइड्रोजन वही होता है जो आपके अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहता है। देखो ये 3 आपके अल्फा हाइड्रोजन हुए, क्यों? क्योंकि ये अल्फा कार्बन से अटैच है। कंडीशन ये है कार्बोकटायन से अटैच नहीं चाहिए। ऐसे हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से अटैच रहेंगे वही अल्फा रहेंगे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपके अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे भी आपके अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पे आपके टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे आपके जो टोटल अल्फा हाइड्रोजन है वो है 9 अल्फा हाइड्रोजन। क्यों 9 है? देखो ये कार्बोकटायन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तीनों अल्फा कार्बन है। तो इनसे जो हाइड्रोजन अटैच रहेंगे वो भी अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँगी तो कितने? ये हुआ आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये हुए आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन। कुछ लोग इसको भी काउंट कर लेते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से हुआ? क्या ये अल्फा कार्बन से अटैच है? नहीं। वही हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जो आपके अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहते हैं। ये 3 + 3 कितने हुए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इधर आ जाओ। यहाँ पे क्या ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है? क्या ये है? यहाँ पे आपके टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 है। और यहाँ पे देखो कितने? यहाँ पे आपके 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहली बात ये है कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बताना है तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स को बताकर। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कार्बोकटायन के जो बाजू वाला कार्बन होता है वो आपका अल्फा कार्बन होता है। जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच रहते हैं वही आपके अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं। यहाँ पे यही आपके अल्फा हाइड्रोजन है, यही अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या ये अल्फा कार्बन से अटैच है? तो क्या ये अल्फा हाइड्रोजन रहेगा? नहीं। फिर आधे लोग पगले जैसे इसको अल्फा हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं? नहीं बोलना भाई, याद रखना। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? ये है भाई, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से अटैच है। समझ गए ना? तो यहाँ पे टोटल है 3 + 3 + 3 6, 3 + 3 6। देखो यहाँ पे आपके टोटल 9 है, 3 + 3 + 3। यहाँ पे आपकी टोटल 6 है, यहाँ पे टोटल 3 है, यहाँ पे टोटल 0 है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। यहाँ पे 9 है सबसे ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे 6 है थोड़ा कम, यहाँ पे 3 है, ये तो सबसे कम स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतना ज़्यादा आपका कार्बोकटायन स्टेबल रहेगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन का सबसे बेस्ट इफेक्ट है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। ओके गाइज, लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम वेरी हैप्पी टू कंक्लूड कि यहाँ पे आपका जो ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गॉट कंप्लीटेड। ठीक है, मैंने पूरी तरीके से एकदम बेस्ट वे में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका बेसिक वाला चैप्टर नंबर 14 जो है 11th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वो कंप्लीट कराया। सो गाइज, दिस वॉज द लास्ट क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 15 which will be covering the half remaining portion of basics of organic chemistry. Okay, so we'll be seeing chapter 15 in the next class. Thank you very much. Till then keep watching my videos and please do comment. कम आ रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करो। Thank you very much.